अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम. Dear students, assalamu alaikum. Today we are going to start a new chapter, that is liabilities. Liabilities are the right hand part जहाँ पर हम funds को arrange करते हैं. लाइबिलिटीज़ हमारी शॉर्ट टर्म भी होती हैं और लॉन्ग टर्म भी होती हैं. हम इसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे अभी. हमारी ये ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वी नीड टू पे देम. दीज आर द क्लेम्स ऑफ द आउटसाइडर ऑन द बिजनेस. ठीक है. और दिस चैप्टर 10 इन द बुक. यू कैन कंसल्ट इन मिक्स एंड मिक्स. सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हियर आर एक्सप्लेन अ करंट लाइबिलिटी. पहले हम करंट लाइबिलिटीज़ की तरफ जाएंगे और ये देखेंगे करंट लाइबिलिटीज़ होते कैसे हैं, उनकी मेजर टाइप्स को डिस्कस करेंगे हम. ठीक है. और नोट्स पेबल की जो है हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, जो मेन हमारे लाइबिलिटीज़ करंट लाइबिलिटीज़ में आता है. और उसके बाद जो अदर करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे. जिस तरह सेल टैक्स पेबल आ गया हमारे पास, वो भी हमारी लाइबिलिटी होती है. और सबसे इम्पोर्टेंटली हमारी जो पे रोल है, जिसके अंदर हमने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देनी होती हैं, वो हमारी लाइबिलिटीज़ के अंदर आ जाती हैं, उनको हमें पे करना होता है. तो सबसे पहले हमारा जो करंट लाइबिलिटीज़ को हम देख लेते हैं. ये एक डेट होता है, मतलब उधार होता है. और उधार किस तरह का होता है? विल बी पेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग करंट एसेट्स और थ्रू द क्रिएशन ऑफ अदर करंट लाइबिलिटीज़. और ये जो डेट होता है, इसको शॉर्ट टर्म डेट होता है. ये मतलब करंट एसेट्स में से या लिक्विड एसेट्स में से पे किया जाता है. आपके पास कैश हो उसमें से पे किया जाता है, या फिर आप मज़ीद लाइबिलिटीज़ क्रिएट करके वहाँ से कैश रिसीव करके तो ये लाइबिलिटीज़ आप पे करते हो. तो कंपनी जो ये डेट है ये पे करता है विद इन 1 ईयर. 1 साल के अंदर पे करता है ये वाला डेट. और द ऑपरेटिंग साइकिल. ऑपरेटिंग साइकिल आपकी परचेज़ से लेकर सेल तक. ठीक है. सिंपल वे में इन्वेंट्री परचेज़ करने से लेकर उसको सेल करके उसके कैश रिसीव करने तक आपका ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो चलता है. तो ऑपरेटिंग साइकिल, कुछ इंडस्ट्रीज़ का ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 1 साल से ज़्यादा होता है. अब जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं, या तो 1 साल के अंदर-अंदर पे करनी है या एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर-अंदर पे करनी है. इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा, या 1 साल ज़्यादा होगा या वो ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा होगा. कुछ कंपनीज़ का ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 3 महीने का होता है, कुछ का 6 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल होता है, कुछ का साल का ऑपरेटिंग साइकिल हो सकता है, कुछ साल से आगे भी जा सकता है. तो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग साइकिल या 1 ईयर. मोस्टली अगर हम इसको सिंपल वे में डिस्कस करें तो करंट लाइबिलिटीज़ ऐसे उधार होते हैं, ऐसा डेट होता है जो कंपनी ने पे करना होता है विद इन 1 ईयर. ठीक है. तो करंट लाइबिलिटीज़ इंक्लूड नोट्स पेएबल. आपकी जो करंट लाइबिलिटी हैं उनमें आपके पास जो आ जाती हैं, दैट इज़ नोट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, unearned revenue. We have discussed these liabilities into our एडजस्टमेंट चैप्टर. और उसमें अनअर्न्ड रेवेन्यूज़ के ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशन की हुई है. अनअर्न्ड रेवेन्यू ये होता है कि हम एडवांस में पेमेंट तो ले लेते हैं किसी सर्विसेज की, अभी सर्विसेज दी नहीं होती. ठीक है. अब आपके एयरप्लेन में जो टिकटिंग है उसके ऊपर आप टिकट्स जो हैं अगले साल, अगले महीनों के टिकट्स पहले ख़रीद लेता है कस्टमर एयरलाइन से और उसके पैसे दे देता है एडवांस में. अब एयरलाइन की ज़िम्मेदारी होती है कि उसने उनको वो सर्विसेज देनी होती है रिक्वायर्ड मंथ में. तो दिस इज़ कॉल्ड अनअर्न्ड रेवेन्यू. जब शुरू में एडवांस में पेमेंट ले लेते हैं वो अनअर्न्ड रेवेन्यू कहलाता है. एंड अक्रूड लाइबिलिटी विच आर पेएबल. और पेएबल्स के अंदर मतलब अक्रूड लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटीज़ कि हमने सर्विसेज तो ले ली हैं लोगों से, लेकिन उनको अभी तक पेमेंट नहीं की. तो आउटस्टैंडिंग, जिस तरह टैक्सेस, 1 साल के टैक्सेस हैं, ये एक अकाउंटिंग पीरियड के टैक्सेस हैं, वो अभी तक पे नहीं किए, वो पेएबल हो जाएंगे, अक्रूड लाइबिलिटी कहलाएगी. एम्प्लॉइज़ से सर्विसेज ले ली हैं, एम्प्लॉइज़ ने काम कर लिया, अभी तक उनकी सैलरी पे नहीं की, सैलरीज पेएबल कहलाएंगी. हमने पैसा ले लिया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, अभी तक पे नहीं किया, तो इंटरेस्ट पेएबल कहलाएगा. दीज़ आर द अक्रूड लाइबिलिटीज़. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी करंट लाइबिलिटी में आ जाती हैं. अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं नोट्स पेएबल की तरफ. नोट्स पेएबल जो है ये इट इज़ अनलाइक इस अकाउंट्स पेएबल, देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस हियर.
नोट्स पेबल आर इन रिटर्न फॉर्म, इनको एक रिटर्न प्रोमिसरी नोट भी कहा जाता है। एक नोट बनाया जाता है जिसके ऊपर लिखा जाता है कि आपने इतने अरसे में हमने उनके पैसे वापस करने हैं, और इस जो अमाउंट हमने उनसे ली होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी हम पे करते हैं। तो प्रोमिसरी नोट एक किस्म का होता है। रिक्वायर द बॉर्रोवर टू पे इंटरेस्ट, इसके ऊपर नोट्स पेबल को मोस्टली जो है वो इंटरेस्ट भी हम लोग क्या करते हैं, पे करते हैं। ठीक है। इशूड फॉर वेरिंग पीरियड्स, मतलब 1 साल के दरमियान जो है वो मुख्तलिफ, मतलब कि 3 महीने का भी हो सकता है, 1.5 महीने का भी हो सकता है, 4 मंथ का भी हो सकता है, 6 मंथ का भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन दी ट्रांजैक्शन, और इट डिपेंड अपॉन दी ट्रेड ट्रांजैक्शन। उसके ऊपर वो जो है वो मुख्तलिफ वेंडर एंड जो आपका सेलर एंड बायर है उनके दरमियान एग्रीमेंट के मुताबिक ये प्रॉमिसरी नोट बनाया जाता है। ठीक है। तो नोट्स पेबल की हम एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे। वेरी सिंपल एग्जांपल है। सो हियर ऑन, अब नोट्स पेबल के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दैट यू हैव टू कंसिडर द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट वेरी केयरफुली। आपको मंथ्स का हिसाब रखना पड़ता है, क्योंकि ये 1 साल के अंदर अंदर पे करते हैं, तो ये मंथ्स के अंदर पेमेंट होती है इसकी। तो मंथ्स के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि किस डेट को हमने नोट्स पेबल इशू किए हैं और उसके अगेंस्ट हमने पेमेंट कब करनी है। तो ऑन March 1, 2011, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। George Estevez borrows $1 lakh from First National Bank on a 4-month 12% note। 12% इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, 12% इंटरेस्ट पे करना है, और 4 महीने में फर्स्ट नेशनल बैंक को जो है वो जॉर्ज ने $1 लाख वापस करना है। तो सबसे पहले अब इसके इसके 3 पार्ट होंगे मेनली, और तीनों पार्ट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। वेरी सिंपल, आपने इन 3 पार्ट के 3 एंट्रीज, 3 ट्रांजैक्शन हो रही हैं आपके। सबसे पहले आप प्रोमिसरी नोट क्रिएट कर रहे हो, आप 1 लाख उधार ले रहे हो फर्स्ट नेशनल बैंक से, तो उसकी एक ट्रांजैक्शन होगी March 1 को। ठीक है। दूसरी ट्रांजैक्शन होगी जो ये इंटरेस्ट हमने पे करना है उसकी पेएबल की, मतलब हमारा हर महीने इंटरेस्ट पेएबल होता जाएगा। जितना अरसा हम जो ये है ये पैसा इस्तेमाल करते रहेंगे, उतना अरसा हमें जो है 12% इंटरेस्ट पड़ता जाएगा। और ये जो 12% इंटरेस्ट के साथ, तो ये एनुअल रेट होता है। दिस इज द पर एनम, दिस इज द एनुअल रेट। अगर 12% के साथ कुछ मेंशन नहीं है तो दिस इज द पर एनम रेट, ये पर एनम रेट होता है हमारे पास। अब उसने क्वेश्चन में बता दिया कि आपने एडजस्टिंग एंट्री बनानी है ऑन June 30, किसकी, इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की एडजस्टिंग एंट्री आपने बनानी है। ठीक है, इंटरेस्ट को एडजस्ट करना है। अज्यूमिंग दैट द मंथली एडजस्टिंग एंट्री हैव नॉट बीन, मतलब हर महीने March 31 को नहीं इंटरेस्ट की एंट्री हमने की, मार्च अप्रैल को नहीं की, ठीक है, मई को नहीं हमने की, May 30 को नहीं हमने की एंट्री, 31 को, और June 30 को हम जो है वो उसकी एडजस्टिंग एंट्री कर रहे हैं आफ्टर 4 मंथ्स। 4 मंथ्स इकट्ठी हम उसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे June 30 को। ठीक है। और अगर यहाँ पर ये मेंशन ना होता कि अज्यूमिंग दैट द मंथली एडजस्टिंग एंट्री हैज बीन नॉट बीन, तो हमें हर महीने की एडजस्टिंग एंट्री अलग करनी पड़ेगी। मतलब March 30 को भी करनी पड़ेगी, मार्च की भी एंट्री करनी पड़नी थी, ठीक है, अप्रैल की भी एंट्री करनी पड़नी थी, मई की भी और जून की भी। मतलब ये 4 महीनों की इंटरेस्ट की एंट्रीज हमें करनी पड़नी थी, लेकिन उसने कहा जी आपने सिर्फ June 30 को करनी है, 4 महीनों बाद आपने मंथली एंट्री पास नहीं करनी। उसके बाद जब आपकी एडजस्टमेंट की एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट की, मतलब जो ये इंटरेस्ट है उसकी एंट्री हो जाएगी, तो एट द एंड ऑफ द डे आपने जो July 1 है, 4 महीने का आपने लोन लिया ना, तो July 1 को आपकी मेच्योरिटी हो रही है। मतलब आपका जो ये लोन है, ये जो नोट है, ये जो नोट है, ये 4 महीने बाद मतलब July 1 को जाके ये नोट मेच्योर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आपको इसकी पेमेंट जो है सारी की सारी 1 लाख भी वापस करना पड़ेगा, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी वापस करना पड़ेगा। ये सारा कुछ आपको कब करना है, July 1 को करना है। तो इसकी एंट्री आहिस्ता आहिस्ता पास करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे, प्रिपेयर द एंट्री ऑन March 1। तो दिस इज, अब ये यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, दिस इज डेबिट। ठीक है, डेबिट है आपके पास, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है, सो आप लाइनें लगा के भी कर सकते हो। तो मार्च को जो है जॉर्ज एस्टिवेज, हम बेसिकली जॉर्ज एस्टिवेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज पास कर रहे हैं। जॉर्ज एस्टिवेज ने March 1 को उसको कैश रिसीव हुआ फर्स्ट नेशनल बैंक से। कितना कैश रिसीव हुआ, $1 लाख।
तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, ठीक है, कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, और नोट्स पेबल हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। सिंपल इज दैट। हमारा नोट्स पेबल हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हुई, एंड यू नो व्हेन द लाइबिलिटी इंक्रीजेस, जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो हमारा क्रेडिट होता है, और जब एसेट इंक्रीज होता है वो हमारा डेबिट होता है। मार्च 1 को हमारी एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुई। वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ये हुई कि हमें कैश रिसीव हुआ है $1,00,000 का, और उसके अगेंस्ट हमने प्रोमिसरी नोट दिया है। हम नोट्स पेबल हमारा क्रिएट हुआ है, लाइबिलिटी क्रिएट हुई है। फर्स्ट नेशनल बैंक को हमने पे करना है $1,00,000 की हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारी बनी है मार्च 1 को, ठीक है। उसके बाद हमने अब एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है जून 30 को। जून 30 को हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो कि हमने प्रोमिसरी नोट क्रिएट किया है और हमने उधार लिया है जो डेस्टिवेज ने 1,00,000 का। ये जो पूरी स्टेटमेंट है, ये भी आप एज अ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो इसके नीचे ब्रैकेट में डाल के। यहाँ पर अब हमारी जो जून 30 पे हम लोग आ गए, जून 30 पे हमने अब इंटरेस्ट की जो है वो एडजस्ट, उसने कहा हर महीने आप इंटरेस्ट की एंट्री नहीं कर रहे, आपने सिर्फ जून 30 को, मतलब आफ्टर 4 मंथ्स ही आप जो है वो इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट कर रहे हैं। जून 30 को आप इंटरेस्ट के एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे, और जुलाई 1 को आप जो है वो सारी अमाउंट क्या कर रहे हो, वापस कर रहे हो। तो जून 30 तक हम महीने गिन लेंगे, मार्च अप्रैल मई जून, 4 मंथ्स हैं। 4 मंथ्स का इंटरेस्ट आपने जो है उसको एडजस्ट करना है, उसकी एडजस्टिंग एंट्री आपने पास करनी है। तो 1,00,000 आपके पास, देखें 1,00,000 आपने उधार लिया था, ठीक है। 1,00,000 के ऊपर उसने इंटरेस्ट रेट पर एनम का रेट उसने बताया 12%, 12/100 कर देंगे। और हमारे पास जो है पूरा साल नहीं है, हमारे पास क्या है, 4 महीने, तो 4/12, तो ये हमारे पास 4 महीनों का हमें इंटरेस्ट निकाल के दे देगा। और वो इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा है $4,000। $4,000 की हम क्या करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस, और ये हमारी एडजस्टिंग एंट्री हो रही है। अभी हमने इंटरेस्ट पे नहीं करना, अभी हमने उसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। तो जून 30 को हमें क्या पड़ जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस पड़ जाएगा कितना, 4,000 से। 4,000 से इंटरेस्ट एक्सपेंस पड़ गया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है इंटरेस्ट पेएबल, ठीक है। जून 30 तक जो इंटरेस्ट हमने पे करना है, जो हमारी जिम्मेदारी है पे करने की, वो कितनी है, $4,000। $4,000 हमारा यहाँ पे डेबिट हुआ इंटरेस्ट एक्सपेंस से, और $4,000 ही हमारा क्रेडिट हुआ इंटरेस्ट पेएबल के साथ। इस एंट्री को समझ लें, एडजस्टिंग एंट्री का मतलब है अभी आप पे नहीं कर रहे, आप इसको अपनी बुक्स में क्या कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो। आपका इंटरेस्ट आपने 1,00,000 के ऊपर इंटरेस्ट आपने देना है, ठीक है। और 4 माह का जो वो कह रहा है कि पर एनम रेट है, मतलब और इंटरेस्ट का जो नोट है वो आपने बनाया 12% के हिसाब से। 4 महीने तक का आपने इंटरेस्ट पे करना है। वो कह रहा है कि जून 30 पे आपने जाके उसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। अभी आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया, अभी आपने पे करना है। जून 30 पे आप आए, आपने आके यहाँ पे एक एंट्री पास की, एडजस्टिंग एंट्री। आपको जून 30 तक इंटरेस्ट का एक्सपेंस पड़ गया, कितना एक्सपेंस पड़ा है, $4,000 का एक्सपेंस। अभी आपने पे नहीं किया इंटरेस्ट, आपने पे करना है, तो आपका इंटरेस्ट पेएबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4,000 से आपका इंटरेस्ट पेएबल हो जाएगा। एक्सपेंस आपका काउंट हो गया, ये आपके मैचिंग प्रिंसिपल के मुताबिक इस साल के रेवेन्यू के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। और दूसरा आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, जिस तरह आपके पास ये नोट्स पेएबल की जिम्मेदारी आ गई है, उसके साथ आपके पास इंटरेस्ट पेएबल की भी जिम्मेदारी आ गई कि आपने अब इंटरेस्ट 4,000 का पे करना ही करना है, ठीक है। तो अब हम लोग मेच्योरिटी आ गई। मेच्योरिटी कौन सी डेट थी हमारे पास, जुलाई 1 थी। जुलाई 1 को हमने पैसे उसके क्या करने थे, वापस करने हैं। किसके, फर्स्ट नेशनल बैंक के हमने पैसे वापस करने हैं। अब हमने इसको तो 1,00,000 वापस करना है, ठीक है। हमने फर्स्ट नेशनल बैंक जो है उसको 1,00,000 भी वापस करना है, ठीक है। और साथ में जो 4 महीने हमने उसका 1,00,000 यूज़ किया, उसके अगेंस्ट हमने उसको इंटरेस्ट भी पे करना है, जो इंटरेस्ट हमारे पास आया 4,000। तो टोटल जो अमाउंट हमने उसको वापस करनी है फर्स्ट नेशनल बैंक को, वो वापस करनी है 1,04,000 की अमाउंट हमने उसे वापस करनी है, ठीक है। तो एंट्री पास हो गई हमारे पास
सबसे पहले हमारे पास नोट्स पेबल की ज़िम्मेदारी हम पे कर रहे हैं। तो नोट्स पेबल जो हमने हमारी ज़िम्मेदारी थी वो ख़त्म हो रही है, मतलब लायबिलिटी हमारी कम हो रही है। जब लायबिलिटी अब 1 जुलाई को हम सारा कुछ पे कर रहे हैं, वी आर पेइंग आउट अवर लायबिलिटीज़, अपनी ज़िम्मेदारियों को ख़त्म कर रहे हैं और अपनी पेमेंट जो है वो कर रहे हैं। जब ज़िम्मेदारी कम होती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। नोट्स पेबल हम पे कर रहे हैं जुलाई 1 को, तो नोट्स पेबल हमारे क्या हो जाएँगे, डेबिट हो जाएँगे, ठीक है? हमारे नोट्स पेबल क्या हो जाएँगे, डेबिट हो जाएँगे, ठीक है? और यहाँ पे कुछ क्रेडिट भी होगा। ठीक है, उसके बाद नोट्स पेबल हमारे डेबिट हो जाएँगे। दूसरा हमारा हमने जो एडजस्टिंग एंट्री की थी वो की थी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। पेबल भी हमारी एक ज़िम्मेदारी थी जो हम जुलाई 1 को वो भी पे कर रहे हैं, तो वो भी हमारी ज़िम्मेदारी क्या होगी, ख़त्म होगी और हमारा वो भी पेमेंट हो जाएगी। तो इंटरेस्ट पेबल वो भी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। जब लायबिलिटी कम होती है तो लायबिलिटी हमारी क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। तो 4000 से हमारा इंटरेस्ट पेबल भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है? और उसके बाद हमारा जो कैश है, कैश हम टोटल कैश जुलाई 1 को जो पे कर रहे हैं वो $1,04,000 हैं। तो $1,04,000 हम कैश पे कर रहे हैं जुलाई 1 को। ठीक है? तो ये हमारे पास एंट्री पास हो रही है किसकी, नोट्स पेएबल की। अगेन मैं इसको रिपीट करता हूँ, ठीक है? सो हमारे पास जब हमने नोट्स पेएबल लिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ मार्च 1 को मार्च 1 को हमारा नोट्स पेबल क्रिएट हुआ। हमने फर्स्ट नेशनल बैंक से $1,00,000 जो है, $1,00,000 जो है वो उधार लिया, ठीक है? और एक नोट पेबल लिख दिया कि हम आपको पैसे वापस करेंगे आफ्टर 4 मंथ्स एंड दैट वुड बी वो वापस करेंगे एट 4%, 4% इन सॉरी 12% इंटरेस्ट, ठीक है? आफ्टर 4 मंथ्स, मार्च 1 को हमने लोन लिया फर्स्ट नेशनल बैंक से, उसकी एंट्री हमने पास की कैश अकाउंट डेबिट एंड नोट्स पेबल क्रेडिट। आफ्टर 4 मंथ्स हमने एक एडजस्टिंग एंट्री पास की, ठीक है? जून 30 को हमने एक इंटरेस्ट एंट्री पास की क्योंकि हमने उनसे प्रॉमिस किया था हम 4 महीने बाद आपको पैसे तो वापस करेंगे बट विद इंटरेस्ट, और प्रोमिसरी नोट पे जो इंटरेस्ट लिखा हुआ है 12% लिखा हुआ है और 12% जो रेट है वो पर एनम के हिसाब से, उसको 4 मंथ्स 4 मंथ्स में हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो हमारा एडजस्टिंग एंट्री पास होगी इंटरेस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस हमें पड़ गया है, ठीक है? हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। अक्रूड जो है वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है? तो हमने 4000 का हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस पड़ गया और इंटरेस्ट इंटरेस्ट पेएबल एक ज़िम्मेदारी आ गई, चाहे ये ज़िम्मेदारी हमने अगले दिन ही पूरी कर देनी है लेकिन एडजस्टिंग एंट्री हम पास कर रहे हैं यहाँ पे। एडजस्टिंग एंट्री हम पास कर रहे हैं यहाँ पे 4000 से हमने अभी इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है? ये हमारी सेकंड एंट्री होगी। जुलाई 1 को जुलाई 1 को हमने क्या किया, वी पेड द अमाउंट, ठीक है? हमने जो इतना भी उधार लिया था मार्च 1 को हमने 1,00,000 लिया, जून 30 तक हमें इंटरेस्ट इतना पड़ गया, ये सारी अमाउंट हमने क्या कर देनी है, सारी ज़िम्मेदारियाँ जो 2 ज़िम्मेदारियाँ हमारी बनी हैं, लायबिलिटीज़ हमारी बढ़ी हैं, इन लायबिलिटीज़ को हमने क्या कर देना है, पे ऑफ कर देना है। तो नोट्स पेबल ये ज़िम्मेदारी कम हुई तो डेबिट हो गई, नोट्स पेबल और उसके बाद हमारा इंटरेस्ट पेबल, ठीक है? ये दोनों अमाउंट हमारी क्या हो गई, डेबिट हो गई 1,00,000 से और 4,000 से, और ये अमाउंट हमने फर्स्ट नेशनल बैंक को कैश की शक्ल में वापस कर दी 1,04,000। वही मैंने आपको बताया, करंट लायबिलिटीज को आप करंट एसेट से पे करते हो, ठीक है? आपके करंट एसेट से आप इसको क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, ठीक है? सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग जब हम लोग नोट्स पेबल जो है वो इशू करते हैं। अब हम आ जाते हैं नोट्स पेबल के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज सेल्स टैक्स पेबल। और सेल्स टैक्स जो है जब भी आप
वेंडर कुछ सेल करता है, कोई चीज़ बेचता है, तो वो अपनी परसेंटेज काट लेता है सेल प्राइस में से, उसको सेल टैक्स कहते हैं। या तो रिटेलर के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन मोस्टली जो दुकानदार होते हैं, वो आपको जो चीज़ बेचते हैं उसके अंदर सेल टैक्स इंक्लूडेड होता है, ठीक है? या फिर वो ऐड करके आपको बताते हैं सेपरेटली। और ये जो सेल टैक्स आपसे लिया जाता है, ये फेडरल अथॉरिटीज़ को पे किया जाता है। ये दुकानदार जो होता है, जो रिटेलर होता है, ये पे करता है, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि उसने ये सेल टैक्स पे करना होता है। अगर ये इंक्लूड ना किया जाए तो फिर उनको ये फिर काटा जाता है, लाज़मी काटा जाता है, क्योंकि फेडरल अथॉरिटीज़ इसको काटने लगा। तो सेल टैक्स आर द एक्सप्रेस एज द स्टेटेड परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस। एक स्टेटेड परसेंटेज है। पाकिस्तान में जो सेल टैक्स अभी चल रहा है, इट इज़ अबाउट 16%। 16% का सेल टैक्स आपके अमाउंट में से जो है वो ऑलरेडी, कोई भी चीज़ आप खरीदें तो उसके अंदर वो ऐड कर दिया जाता है, ठीक है? या वो एडेड होता है, आपको नज़र आ रही होती है परसेंटेज सेपरेटली, कि आपके जो ये प्रोडक्ट की प्राइस ये थी, उसके अंदर सेल टैक्स इतना इंक्लूड किया गया, तो ये टोटल प्राइस आपको इतनी पे करनी पड़ रही है। वो जो सेल टैक्स है वो रिटेलर जो है वो पे करेगा, आइदर रंग अप सेपरेटली और इंक्लूडेड इन टोटल रिसीट। टोटल रिसीट के अंदर या तो वो सेपरेटली शो किया जाता है, या टोटल रिसीट के अंदर उसको मेंशन किया जाता है। रिटेलर जो है ये सेल टैक्स कलेक्ट करता है कस्टमर से, और फिर रिटेलर जो है ये जब ये कलेक्ट कर लेता है तो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मतलब हमारे तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, यूनाइटेड स्टेट्स की बुक है, तो वहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को वो क्या कर देता है, ये जितना कलेक्शन होती है, सारी की सारी कलेक्शन स्टेट डिपार्टमेंट को वो क्या कर देता है, रिमिट कर देता है, उनको पे कर देता है, आपके भी हाफ के ऊपर आपका सेल टैक्स पे कर दिया जाता है। Failure to charge the customer for sale tax does not mean the retailer is exempt from paying it. रिटेलर एग्जाम्प्ट नहीं है, अगर वो कस्टमर को चार्ज नहीं करता, उसको एग्जाम्पशन कोई नहीं है, उसने पे करना ही करना है। स्टेट जो है वो कैलकुलेट करेगी टैक्सेस को आपके रिसीट के ऊपर जो भी हैं, और वो उसको कलेक्ट करेगी। लॉ के मुताबिक ये मैंडेटरी है कि रिटेलर ने पे करना है सेल टैक्स। वो जो भी रिसीट होगी उसके ऊपर स्टेट जो है वो कैलकुलेट करेगी टैक्स को, और वो फिर चार्ज किया जाएगा आपकी रिसीट के ऊपर। अच्छा, सेल टैक्स पेएबल को हम अब नाउ द सेल टैक्स पेएबल इज आल्सो द करंट लायबिलिटी, इसको भी पे करना होता है। इसकी एक इलस्ट्रेशन छोटी सी देख लेते हैं, नॉट दैट टफ। ऑन मार्च 25 कैश रजिस्टर रीडिंग फॉर द मैक्रीना बेकरी shows sales of $10,000, the sale tax of $600। यहाँ पे जो सेल टैक्स वो काट रहा है उसका रेट जो है वो 6% के हिसाब से है। जर्नल एंट्री इज, अब जो टोटल कैश जो उसने रिसीव किया है रिटेलर ने, वो लिया है 10,600। उसने 10,000 नहीं लिया, हालांकि जो सेल है वो 10,000 की हुई है, लेकिन उसके ऊपर जो टैक्स कलेक्ट किया वो 6,000। तो टोटल टैक्स जो कलेक्ट किया उसने वो 10,600 उसने कलेक्ट किया। उसमें से सेल्स जो है, जो उसका रेवेन्यू है, सेल्स रेवेन्यू, दैट इज $10,000 जो मेंशन है, और सेल टैक्स पेबल जो है वो 600। तो टोटल कैश जो रिटेलर के पास आया है मर्सीना बेकरी के पास, दैट इज $10,600, जिसमें 10,000 जो है वो सेल्स हैं, और बाकी 600 जो है वो सेल टैक्स पेबल है, ठीक है? और ये सेल टैक्स पेबल जो है ये कैश की सूरत में पे कर दिया जाएगा किनको, फेडरल बोर्ड ऑफ जो भी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ होंगी, स्टेट रेवेन्यू अथॉरिटीज़, उनको पे कर दिया जाएगा। जब पे किया जाएगा तब सेल टैक्स पेबल डेबिट हो जाएगा, और चेक या कैश, कैश जिस शक्ल में भी, मोस्टली चेक के थ्रू, और चेक के ऊपर नाम भी मेंशन किया जाता है, तो चेक के थ्रू जो है वो पे कर दिया जाएगा, वहाँ पर सेल टैक्स पेबल डेबिट हो जाएगा, और बैंक या कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, और ये इस तरह जो है वो सेल टैक्स पे कर दिया जाएगा। तो सेल टैक्स के बारे में, सेल टैक्स भी एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, और उसके ऊपर हम इस तरह ये क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करते हैं। सो इन दिस section, we have completed two parts of current liabilities. First of all, we discussed about the notes payable, and notes payable are the promissory note। promissory note के ऊपर हम लोग कुछ अमाउंट उधार लेते हैं, and what we do, we pay interest on that amount, ठीक है? और ये ट्रेड के ऊपर भी किया जा सकता है नोट्स पेबल। जब प्रोमिसरी नोट आपने जो है वो लेट्स से कोई चीज़ें परचेज़ की, और चीज़ें परचेज करने के बाद आपने उसको एक प्रोमिसरी नोट दे दिया अपने वेंडर को कि मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा और विद इंटरेस्ट पेमेंट कर दूंगा। सो दिस वहाँ पर भी
जो है नोट्स पेबल लिखा जा सकता है, इट इज़ अ प्रॉमिसरी नोट। तो उसकी एंट्री हमने पास की, पहले जो हम कैश रिसीव करते हैं उसकी एंट्री पास की हमने, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, नोट्स पेबल क्रेडिट, देन हम इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट की। अगर वो महीने की एडजस्टमेंट तो महीने के हिसाब से एडजस्टमेंट करते जाएंगे, अगर वो बता देगा कि साल की एक ही एडजस्टमेंट आपने करनी है वैसे भी कर देंगे, सेमी एनुअली आपने एडजस्टमेंट करनी है तो आप जो है 6/12 करके सेमी एनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मंथ्स के हिसाब से होती है क्योंकि नोट्स पेबल जो है वो विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड या 1 साल के अंदर अंदर जो है वो पे करने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग उसके एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं, ठीक है। और एडजस्टिंग एंट्री हमारी होती है जी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यूरिंग द टाइम पीरियड हमें पड़ रहा है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट पेबल हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तीसरा हम लोग करते हैं एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी व्हेन वी आर गोइंग टू पे और नोट्स पेबल, और जब हम उसको पे कर देते हैं तो उस सूरत में हम लोग एंट्री जो पास करते हैं दैट इज नोट्स पेबल डेबिट, इंटरेस्ट पेबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट। तो कैश होगा वो नोट्स पेबल प्लस जो आपका इंटरेस्ट पेबल है, इन दोनों की अमाउंट इकट्ठी करके हम कैश में उसको क्या कर देंगे, पे कर देंगे। उसके बाद सेकंड सेक्शन जो है दैट इज द सेल्स टैक्स, और सेल्स टैक्स इज आल्सो योर करंट लाइबिलिटी। ये रिटेलर आपको जब भी कोई चीज़ें बेचता है, उस जब सेल करता है तो वो उसमें सेल टैक्स को इंक्लूड करता है, और सेल टैक्स उसने पे करना होता है स्टेट अथॉरिटीज़ को, स्टेट रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को। इसमें क्या होता है, जितनी अमाउंट उसने आपको, जितनी अमाउंट की गुड बेची होती है वो उसकी सेल्स में चली जाती है, और बाकी जो उसने अमाउंट टैक्स की शक्ल में काटी होती है वो सेल टैक्स पेबल की शक्ल में उसके बाद पड़ी रहती है जब तक वो स्टेट डिपार्टमेंट को वो कलेक्शन पे नहीं कर देता, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम मोस्ट प्रॉब्ली जिन चीज़ों को कवर करेंगे दैट विल बी द पेरोल, एंड पेरोल इज द लिटिल बिट ट्रिकी। ज़्यादा ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उसके थोड़ा सा आइडिया लेने की ज़रूरत है क्योंकि हम लोग हमारे इस सब्जेक्ट के स्कोप में नहीं है कि हम लोग पेरोल को डिटेल में करें, लेकिन कुछ बेसिक एंट्रीज आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए, उनके ऊपर जो है हम डिस्कशन करेंगे, एंड वी विल गो फॉर द अनअर्न्ड रेवेन्यू एज वेल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।